अब इसके बाद 3 अक्टूबर को शाहरुख खान समीर वानखेड़े को मैसेज करते हैं, लेकिन एनसीबी यहाँ पे बहुत ही अलग चीज करती है। एनसीबी आर्यन खान तो छोड़िए, वहां पे किसी का भी टेस्ट नहीं कराती है, जिसमें आर्यन खान अनन्या पांडे से गांजा और कोकेन मांग रहे थे। प्रेशर बना के पूछा जाता है तो आर्यन खान कॉन्टिन्यूसली पहले तो रोने लगते हैं। चलो 18 करोड़ में फाइनल करते हैं, क्योंकि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को भी देने हैं। इसके थोड़ी देर बाद वहीं पे ब्लू कलर की मर्सिडीज आती है, जिसमें पूजा डडलानी आती है। पूरी रेट फेक है और इसमें बीजेपी की साजिश है। मिक्का सिंह जो बहुत ही फेमस सिंगर हैं, उनको फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा। एनसीबी के ऑफिसर्स आर्यन खान को एक सोने का अंडा समझ के वेट कर रहे थे 25 करोड़ लेने के लिए। देखिए, मुंबई के अंदर एक जगह है, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, जहां से नेशनल और इंटरनेशनल क्रूज चलते हैं। तो होता क्या है कि 15 से 20 सितंबर 2021 के बीच में एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर आशीष रंजन को अपने इन्फॉर्मर से कुछ टिप ऑफ मिलता है कि इस टर्मिनल के ऊपर ड्रग्स यूज होंगे 2 अक्टूबर 2021 को। और जब पता करवाया गया तो सेम डेट पे सेम जगह पे फैशन टीवी एक क्रेआक नाम का एक इंटरनेशनल इवेंट करवा रहा था कॉर्डेलिया क्रूज पे, जिसमें मायामी के इंटरनेशनल डीजे को आना था, पूल पार्टी होनी थी, अलग अलग इवेंट्स होने थे। ये सारे इवेंट्स होने थे, जिसमें 2 अक्टूबर को इस क्रूज को मुंबई से चल के गोवा जाना था और 4 अक्टूबर को वापस मुंबई आना था। तो देखिए, जैसे ऑल ओवर इंडिया में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है, वैसे ही इस मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है। तो जब एनसीबी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो सीआईएसएफ को इन्फॉर्म करती है और एक प्लान बनाती है, जिसकी टीम को लीड करते हैं समीर वानखेड़े। इससे पहले कि मैं आगे की डिटेल्स बताऊं, थोड़ा समीर वानखेड़े के बारे में आपको बता देता हूं। आर्यन खान in jail for 7 days now. समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की चैट सामने आ चुकी है। मुंबई हाईकोर्ट ने अब समीर वानखेड़े पर मीडिया से बातचीत करने पर रोक लगा दी। पिछले 1.5 साल से जो चल रहा था उसका एक अल्प विराम होना चाहिए और ये जरूर होगा। मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण जब सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था तब ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आए थे। तब इनको मुंबई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से हटा के एनसीबी में डाला गया था और तब से काफी फेमस हो गए थे। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ड्रग डीलर्स का जो पूरा रैकेट है उसकी समझ इनको काफी ज्यादा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस से पहले जब समीर वानखेड़े मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट में थे, तब भी समीर वानखेड़े का काफी नाम हुआ था। इन्होंने एयरपोर्ट पे आने वाले हीरो हीरोइंस जो थे उनसे कस्टम का पैसा लेना स्टार्ट करवाया था, जबकि ऐसा माना जाता है कि इससे पहले बड़े बड़े हीरो हीरोइन से कस्टम का पैसा नहीं लिया जाता था। इसके अलावा इनके फेमस होने के और भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे जब 2011 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जब इंडिया में आ रही थी और एयरपोर्ट पे सारे ऑफिसर सेल्फी खिंचवा रहे थे, तब इन्होंने उस पे भी कस्टम लिया था। 2011 में इन्होंने शाहरुख खान, जिसे किसी की भी हिम्मत नहीं थी एयरपोर्ट पे रोकने की, इन्होंने उनसे भी 1.5 लाख रुपए की कस्टम फी ली थी। मिक्का सिंह जो बहुत ही फेमस सिंगर हैं, उनको फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा। राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, विवेक ओबराय, महेश भट्ट, सबको पकड़ के कस्टम फी जमा करवाई थी। इनके एनसीबी में आते ही 2020 में 46 केसेस रजिस्टर हुए थे और सब बड़े बड़े नाम थे, और इन्होंने 42 ड्रग्स पेडलर्स को भी पकड़ा था। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 2016 में 23 केसेस, 2017 में 30 केसेस और 2018 में 25 केसेस और 35 केसेस तो खाली 2019 में थे। एक तबका इनको कहता है कि ये बहुत ही ईमानदार हैं, वहीं दूसरा तबका ये भी कहता है कि इनको शौक है लाइमलाइट में रहने का, इसलिए ये एक्ट्रेस को परेशान करते हैं। इनकी जो मदर थी वो मुस्लिम थी और इनके फादर जो है वो हिंदू हैं, और इन्होंने एक्ट्रेस क्रांति रेडकर वानखेड़े से शादी की थी, जो अजय देवगन की फिल्म में काम भी कर चुकी हैं। तो देखिए, इनकी ईमानदारी के चर्चे तो काफी टाइम से रहे हैं, ये काफी फेमस भी रहे हैं, लेकिन आज की डेट में इनके खुद के जेल जाने की नौबत आ गई है। तो ये नौबत कैसे आई और क्या सच में ये गुनहगार हैं और एक्चुअल स्टोरी क्या है, आज आपको मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। और कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा, एक एक वर्ड जो मैं बोलूंगा वो सीबीआई की चार्जशीट और एफआईआर, आर्यन खान के ओरिजिनल अरेस्ट मेमो, कोर्ट के एफिडेविट से बोलूंगा, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। आप एक बार वेरीफाई जरूर करिएगा। तो वापस कहानी पे आते हैं। तो देखिए, जब एनसीबी के पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि 2 अक्टूबर 2021 को ये सब होने वाला है, तो समीर वानखेड़े अपने सीनियर ऑफिसर्स और सीआईएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट करके 2 अक्टूबर 2021 को इसको रोकने का प्लान बनाते हैं। तो देखिए, जब ये लोग प्लान बना रहे थे तो इनके सामने कई दिक्कतें थी। एनसीबी को ये जो लोग ड्रग्स करने आ रहे थे क्रूज पे, इनको रंगे हाथों पकड़ना था, लेकिन इंफॉर्मेशन ये थी कि क्रूज जब थोड़ा दूर पे जाएगा, पार्टी वगैरह तब शुरू होगी और तभी ड्रग्स वगैरह स्टार्ट होंगे। तो 20 समुंदर में चारों तरफ से घेर के लोगों को रंगे हाथों पकड़ना,
इनके लिए आसान नहीं था। और अगर ये बीच समुद्र में चारों तरफ से घेर के ये ऑपरेशन करते भी तो लोग हो सकता था कि समुद्र वगैरह में ड्रग्स वगैरह फेंक देते। तो ये प्लान इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इनके 6 ऑफिसर्स 2-2 के ग्रुप में इस क्रूज के टिकट खरीदेंगे। सीआईएसएफ की सिक्योरिटी ऑलरेडी क्रूज पे रहेगी। तो डिसाइड होता है कि बीच समुद्र में जब पार्टी स्टार्ट होगी तो ये लोगों को रंगे हाथों पकड़ेंगे। ये जो क्रूज पे इवेंट हो रहा था इसके जो टिकट थे 60,000 से 5 लाख के बीच में थे। और ये जो पूरा शिप था इसमें 1800 लोगों को ले जाने की कैपेसिटी थी। उसके बाद भी टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो रहे थे, लेकिन फिर भी 1 अक्टूबर से पहले एनसीबी के 6 ऑफिसर्स जुगाड़ लगा के इस टिकट को खरीद लेते हैं। अब डेट आती है 2 अक्टूबर 2021, गांधी जयंती का दिन था। 11 बजे के करीब आर्यन खान के घर मन्नत पे आर्यन खान के फ्रेंड अरबाज मर्चेंट पहुंचते हैं। ये दोनों 15 साल से दोस्त हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों मर्सिडीज से मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल की तरफ निकलते हैं। इस गाड़ी को शाहरुख खान के ड्राइवर, कोई मिश्रा करके नाम था, वो चला रहे थे। और करीब 1 बजे ये लोग टर्मिनल पे पहुंच जाते हैं। बाकी आर्यन के जो 6 दोस्त थे वो अपने अपने घर से इस टर्मिनल पे पहुंचते हैं। इधर समीर वानखेड़े की टीम सिविल कपड़ों में टर्मिनल पे फैल जाती है। लोग क्रूज की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए धीरे धीरे आ रहे थे। और जो भी लोग इस पार्टी के लिए क्रूज पे आ रहे थे उनकी चेकिंग सीआईएसएफ वाले कर रहे थे। उसके बाद ही एंट्री मिल रही थी क्रूज पे। और इस पूरे प्रोसेस पे एनसीबी के जो ऑफिसर्स थे वो पूरी तरीके से नजर रख रहे थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही थी। 1:30 बजे के करीब आर्यन और उनके फ्रेंड अरबाज मर्चेंट क्रूज पे पहुंचते हैं और इनकी एंट्री जो है वो नॉर्मल क्यू की जगह सेपरेट क्यू से करवाई गई, वीवीआईपी की तरह। लेकिन इनकी चेकिंग भी एनसीबी ने सीआईएसएफ से करवाई। जब अरबाज मर्चेंट जो आर्यन खान के दोस्त थे उनके जूते की तरफ चेकिंग हो रही थी तो एनसीबी वाले नोटिस करते हैं कि आर्यन खान काफी घबरा जाते हैं। एनसीबी की टीम को शक हो जाता है और इसी के बाद एनसीबी की टीम इन दोनों को उठा के एक अलग रूम में ले जाती है। वहां पे दोबारा चेकिंग की जाती है और अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन आर्यन खान के पास से कुछ भी नहीं मिलता है। इन दोनों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है तो ये अपने बाकी 6 दोस्तों का नाम भी ले लेते हैं जिनके नाम ये थे। इसके बाद एनसीबी की टीम बाकी पूरे क्रूज की तलाशी लेती है और टोटल 14 लोगों को पकड़ती है। उन 14 में से 6 को उसी रात को छोड़ दिया जाता है, बाकी 8 को अपने पास रखती है। एनसीबी का जो अरेस्ट मेमो था उसके हिसाब से इन 8 ने 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, 22 पिल्स एमडीएमए की मिली थी और 1,33,000 रुपए भी मिले थे। और ये सारे ऑपरेशन के चक्कर में जो क्रूज था वो डिले भी हो जाता है। अब देखिए इस पूरे केस में आर्यन खान को एनसीबी किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आर्यन खान के पास से तो ड्रग्स ही नहीं मिले थे और ना ही उसने कंज्यूम किया था क्योंकि पार्टी तो बाद में शुरू होने वाली थी। तो अब यहां से कायदा ये कहता था कि जब ड्रग्स उसके पास से मिला ही नहीं और वो ड्रग्स खरीद और बेच भी नहीं रहा था तो सिंपल एक टेस्ट होना था और अगर रिपोर्ट में आता कि उसने ड्रग्स लिए हैं तो वो अरेस्ट होता, नहीं तो छूट जाता राइट अवे। लेकिन एनसीबी यहां पे बहुत ही अलग चीज करती है। एनसीबी आर्यन खान तो छोड़िए, वहां पे किसी का भी टेस्ट नहीं कराती है क्योंकि उनको पता था कि अगर वो टेस्ट कराएंगे तो आर्यन खान को उनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पार्टी तो थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली थी, इसलिए वो टेस्ट नहीं कराते हैं। इसकी बजाय एनसीबी क्या करती है, आर्यन खान का मोबाइल लेती है, वो पासवर्ड नहीं बताता है शुरू में और फेस आईडी से अनलॉक करवाती है जिसमें आर्यन खान की जो ड्रग्स से रिलेटेड चैट्स थी वो मिलती हैं उनको। और उन चैट्स में से भी अनन्या पांडे की चैट्स निकलती हैं ड्रग्स से रिलेटेड आर्यन खान के साथ, जिसमें आर्यन खान अनन्या पांडे से गांजा और कोकेन मांग रहे थे। ये वो ओरिजिनल चैट्स हैं जो मैंने लगा दी हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साफ नहीं दिख रही है इसलिए अलग से लगा दी हैं, आप पॉज करके पढ़ लेना एक बार। इसके बाद आर्यन खान पे प्रेशर बना के पूछा जाता है तो आर्यन खान कॉन्टिन्यूसली पहले तो रोने लगते हैं और साथ में ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो 4 साल से ड्रग्स यूज कर रहे थे और यूके और दुबई में भी उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया है। आर्यन खान के स्टेटमेंट से एनसीबी ने टोटल 20 लोगों को और पकड़ा जिसमें से कुछ ड्रग डीलर्स भी थे, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया। अब इसके बाद 3 अक्टूबर को शाहरुख खान समीर वानखेड़े को मैसेज करते हैं। ये वो चैट्स हैं जिसमें शाहरुख खान आर्यन खान को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि शाहरुख खान के फ्रेंड ने इस चीज को मना किया कि ये फेक चैट हैं, लेकिन समीर वानखेड़े ने पिटीशन के पेज 90 और 91 एग्जिबिट बी में इस पूरी चैट की कॉपी लगवाई है। सीबीआई ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि समीर वानखेड़े ने ये चैट्स जानबूझ के मीडिया में लीक करवा दी थी। अब देखिए जो केस है ये इतना लाइमलाइट में इसलिए आया क्योंकि इसमें बॉलीवुड के नामी सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे का नाम जुड़ा था। बॉलीवुड आर्टिस्ट मोस्टली काफी कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं, लेकिन एक हीरोइन ऐसी भी थी जो ना सिर्फ अपने एक्टिंग करियर की वजह से फेमस थी बल्कि अपने पॉलिटिकल करियर की वजह से भी लोगों में अपनी पहचान बनाई। इनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे इन्होंने फिल्म से शुरुआत करके चीफ मिनिस्टर तक का सफर तय किया वो देखने लायक है। अम्मा जयललिता कैसे बनी एक फिल्मी सितारे से सियासत तक की सरताज, ये ऑडियो बुक कुकू एफएम पे अवेलेबल है जिसपे उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री सुनाई गई है। इस ऑडियो बुक को आप कुकू एफएम पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी सुन सकते हो। कुकू एफएम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद 50 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स। यहाँ एंटरटेनमेंट से लेके क्राइम, थ्रिलर, एजुकेशनल हर डोमेन का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। कुकू एफएम ने रिसेंटली लॉन्च किया है ओरिजिनल कैटेगरी
कैटेगरी जिसको आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं भी सुन सकते हैं। आपने प्रीवियस डिस्काउंट अवेल नहीं किया है तो मेरा कूपन कोड NR50 यूज करें इनके फर्स्ट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ पाने के लिए। मींस 99 सब्सक्रिप्शन इनटू ₹49 ओनली। आई एम शेयरिंग द कोड एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, जब एनसीबी ने इन 8 लोगों को अरेस्ट किया तो एक पंचनामा बनवाया जिसमें 3 ऐसे लोगों के नाम थे जिसकी वजह से ये केस पूरा पलट के समीर वानखेड़े के ऊपर चला गया। वो मैं अभी पूरा समझाऊंगा आपको। उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि पंचनामा क्या होता है, क्योंकि इस पूरे केस की कड़ी इसी पंचनामा से जुड़ी है। देखिए, जब भी कोई ऑफिसर कहीं छापा मारता है या फिर किसी को पकड़ता है तो उस टाइम पे जो आसपास के लोकल लोग होते हैं यानी कि आम जनता, उनको इंडिपेंडेंट विटनेस बनाते हैं ताकि ये रहे कि सब फेयर तरीके से हुआ है। उसमें साइन वगैरह भी करवाया जाता है और इसी को पंचनामा कहा जाता है। तो इस ऑपरेशन में भी जब पंचनामा करवाया गया था तो उसमें इन 9 लोगों के नाम थे। इसमें से जो शुरू के 3 नाम हैं, प्रभाकर सेल, किरण गोसावी और मनीष भानुशाली, इन तीनों की वजह से एनसीबी के ऑफिसर्स के ऊपर उंगलियां उठी। और वो कैसे उठी वो मैं अभी समझाता हूं आपको। देखिए, अगर आपको याद हो 2 अक्टूबर 2021 को ये इंसिडेंट हुआ था और 3 अक्टूबर तक एनसीबी ने आर्यन खान का नाम नहीं बताया था। मीडिया में भी बस ये आ रहा था कि बॉलीवुड स्टार सन डिटेन्ड, बट नाम कोई नहीं बता रहा था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 2 और 3 अक्टूबर को एनसीबी के ऑफिसर्स आर्यन खान को एक सोने का अंडा समझ के वेट कर रहे थे 25 करोड़ लेने के लिए। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सीबीआई की एफआईआर में लिखा गया है। और जो ऊपर मैंने पंचनामे में 3 नाम बताए थे उसमें से प्रभाकर सेल ने कोर्ट के अंदर एफिडेविट लगाया है जिसमें ये सेम चीज लिखी गई है। और देखिए, ये जो एफिडेविट लगाया गया ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये एफिडेविट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि अगर इसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन निकलती है तो एफिडेविट लगाने वाले के ऊपर केस हो जाता है। हालांकि आगे चल के प्रभाकर की डेथ हो जाती है तो ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन इस एफिडेविट के कोर्ट में सबमिट होने के बाद करीब 1 साल से भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करवाती है समीर वानखेड़े के खिलाफ कि उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में 25 करोड़ की डिमांड की शाहरुख खान से। वो अभी मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता देता हूं कि जब आर्यन खान को पकड़ा गया तो 2 और 3 अक्टूबर को क्या क्या हुआ और कैसे पैसे का पूरा गेम सेट किया गया, वर्ड बाय वर्ड जैसा इन सीबीआई की एफआईआर और प्रभाकर के एफिडेविट में है वैसे ही बताऊंगा आपको। तो देखिए, होता क्या है कि पंचनामा में जो 3 नाम आपको मैंने बताए थे उसमें से प्रभाकर सेल जो था वो किरण गोसावी का बॉडीगार्ड था। कायदे में इन तीनों का एनसीबी के ऑफिसर से पहले कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये सिर्फ पंचनामा के इंडिपेंडेंट विटनेस थे। लेकिन 1 अक्टूबर 2021 को जिस दिन एनसीबी क्रूज पे रेड की सारी प्लानिंग कर रही थी, उस दिन किरण गोसावी ने अपने बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल को फोन किया कि कल यानी कि 2 अक्टूबर 2021 को 7:30 बजे मॉर्निंग में रेडी रहना। और ये कहने के बाद किरण प्रभाकर को 500 रुपए जीपे ट्रांसफर करता है और व्हाट्सएप पे एक लोकेशन भेजता है जहां पे प्रभाकर सेल को पहुंचना होता है। अब नेक्स्ट डे 2 अक्टूबर को जिस दिन रेड पड़नी थी, प्रभाकर मॉर्निंग में लोकेशन मैप पे लगाता है तो ये एनसीबी के ऑफिस की लोकेशन निकलती है। लेकिन प्रभाकर ज्यादा सोचता नहीं है और लोकेशन को फॉलो करते हुए करीब 8 बजे सीधा एनसीबी के ऑफिस पहुंच जाता है। अब जब प्रभाकर एनसीबी ऑफिस पहुंचता है तो उसको वहां पे किरण गोसावी का ड्राइवर विजय सूर्यवंशी मिलता है जो उसको वहीं पे रुकने को कहता है और कहता है कि किरण सर अभी एनसीबी के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सुन के प्रभाकर वहीं पे इनोवा कार के पास ही वेट करने लगता है और थोड़ी देर बाद किरण गोसावी एनसीबी के ऑफिसर्स के साथ बाहर निकलता है और व्हाइट इनोवा में बैठ के मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जहां पे रेड डलनी थी, जहां पे आर्यन खान आने वाला था, उस तरफ चला जाता है। उसके बाद दिन में करीब 12 बजे किरण गोसावी अपने बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल को फोन करता है और मुंबई इंटरनेशनल क्रूज जहां पे रेड पड़ने वाली थी उस टर्मिनल पे बुला लेता है। प्रभाकर सेल जो किरण गोसावी का बॉडीगार्ड था वो वहां पे पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद किरण गोसावी अपने बॉडीगार्ड प्रखर को व्हाट्सएप पे कुछ फोटोग्राफ्स भेजता है जो कि सभी हाई प्रोफाइल्स बच्चों की होती है जो उस क्रूज पार्टी में आने वाले होते हैं। और किरण ये भी समझाता है प्रभाकर को कि इनमें से अगर कोई भी दिखे इस टर्मिनल पे तो उसको इन्फॉर्म करे। प्रभाकर इन सारी फोटोग्राफ्स में से एक लड़के को पहचान के किरण को व्हाट्सएप पे बता देता है कि ये पर्टिकुलर लड़का क्रूज पे पहुंच गया है और एनसीबी ऑफिसर्स उस पर नजर रखने लगते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद आर्यन खान को मिला के टोटल 14 लोग जब पकड़े जाते हैं तो प्रभाकर सेल देखता है कि जिसकी फोटोग्राफ उसने क्रूज पे पहचान करके किरण को भेजी थी एनसीबी उसको भी पकड़ लेती है। रात 10:30 बजे तक एनसीबी के साथ आर्यन और उसके दोस्तों की इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको वहां पे रह के प्रभाकर भी देखता है और उसके बाद ये लोग एनसीबी ऑफिस पहुंचते हैं सबको लेके। अब उसके थोड़ी देर बाद करीब रात के 12:30 बज रहे होंगे,
और किरण गोस्वामी अपने बॉडीगार्ड प्रखर सेल से कहता है कि आप ये जो पंचनामा है इसके विटनेस बन जाओ। शुरू में तो वो झिझकता है लेकिन फिर हाँ कर देता है, और जैसे ही वो हाँ करता है सीधे समीर वानखेड़े आते हैं और उनको 10 ब्लैंक पेपर देते हैं और कहते हैं कि इस पे साइन कर दो और अपना आधार कार्ड की कॉपी भी लगा देना। और प्रभाकर जैसा बोला जाता है वैसा कर देता है और पंचनामे में विटनेस बन जाता है। अब रात में ये सारी चीजें चल रही होती हैं, उस टाइम पे किरण गोस्वामी आर्यन खान के साथ सेल्फी वगैरह भी लेते हैं जो उस टाइम पे काफी फेमस हुई थी, आपने देखी भी होगी शायद। अब उसके थोड़ी देर बाद सैम डिसूजा नाम का एक आदमी एनसीबी ऑफिस के बाहर आता है। कहा जाता है कि यही वो आदमी था जो शाहरुख खान और एनसीबी के बीच में बिचौलिया बना था, लेकिन ऑन पेपर ये प्रूव नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि इसी ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी को पहली बार बताया था कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला है और इस टाइम पे वो एनसीबी के पास है। तो ये जो सैम नाम का बंदा था, जब ये एनसीबी ऑफिस के पास आता है तो किरण गोस्वामी एनसीबी के ऑफिस से करीब 500 मीटर की दूरी पे अलग जाके इससे मिलता है और कुछ देर बात करता है, और फिर उसके बाद प्रभाकर सेल और ड्राइवर को लेके किरण गोस्वामी इनोवा से लोअर परेल ब्रिज जो कि बिग बाजार के पास में है वहां के लिए निकल जाता है। और सैम डिसूजा जो था वो भी इनकी गाड़ी के पीछे पीछे चलता है। इनकी गाड़ी लोअर परेल ब्रिज के पास में रुकती है और सैम भी सेम लोकेशन पर रुकता है। और जैसी गाड़ी रुकती है किरण गोस्वामी सैम डिसूजा से फोन पे बात करना स्टार्ट कर देता है और उस टाइम पे सैम को कहता है कि तुमने 20 करोड़ का बॉम्ब फोड़ दिया है, चलो 18 करोड़ में फाइनल करते हैं क्योंकि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को भी देने हैं। और ये जो स्टेटमेंट था आगे चल के समीर वानखेड़े के लिए बहुत भारी बनता है क्योंकि ये सारी बातें प्रभाकर सेल के सामने होती हैं और वो जाके कोर्ट में एफिडेविट के साथ वर्ड बाय वर्ड बता देता है। इसके थोड़ी देर बाद वहीं पे ब्लू कलर की मर्सिडीज आती है जिसमें पूजा डडलानी आती हैं। आपने देखा होगा शाहरुख खान के साथ ये दिखती हैं इवेंट्स वगैरह में और उनकी मैनेजर भी हैं। तो जैसे ही पूजा डडलानी आती हैं किरण और सैम डिसूजा पूजा डडलानी की गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं और काफी देर बात करते हैं। और ये जो मीटिंग हुई है ऐसे नहीं कि बस किसी ने हवा में बता दी है। ब्लू मर्सिडीज मन्नत के पास के सीसीटीवी जहां मीटिंग हुई वहां के सीसीटीवी में प्रॉपर रिकॉर्ड हुई है और ऑफिशियल्स ने वेरीफाई भी की है। मर्सिडीज के अंदर जो बात हुई है वो भी सारी रिकॉर्ड हुई है और वो भी एजेंसीज के हाथ लग गई है। तो जब वहां पे मीटिंग खत्म होती है तो किरण और सैम डिसूजा को एक एड्रेस दिया जाता है जहां पर इनको 50 लाख रुपए देने का वादा किया जाता है और कहा जाता है कि ये पहली इंस्टॉलमेंट थी 50 लाख की आर्यन खान को छुड़वाने की। अब इसके बाद किरण गोस्वामी प्रभाकर सेल जो कि उसका बॉडीगार्ड था उसको कहता है कि इंडियाना होटल के पास जाके 50 लाख रुपए कैश में मिलेंगे, उसको लेकर आ जाओ। प्रखर वैसा ही करता है, वहां जाता है और एक व्हाइट कलर की गाड़ी जिसका नंबर था 5102 वो आती है और 2 बैग प्रभाकर को देती है और प्रभाकर वो 2 बैग लेके किरण गोस्वामी को दे देता है और उस बैग में से 12 लाख रुपए निकाल के किरण वो पैसे प्रभाकर को देता है और कहता है कि सैम डिसूजा को ये पैसे दे दो। अब कहा जाता है कि इसके बाद डील कैंसिल हो जाती है किसी रीजन की वजह से। कुछ का ये कहना है कि शाहरुख खान ने इनको फंसाने के लिए ये सब करवाया था और कुछ का ये कहना है कि आर्यन खान को जो एनसीबी ने पकड़ा था ये बात आउट हो गई थी इसलिए डील कैंसिल हो गई। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता। अब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, इसके 2 दिन बाद ही महाराष्ट्र में एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने यह कह दिया कि ये पूरी रेड फेक है और इसमें बीजेपी की साजिश है, जिसमें इन्होंने कहा कि जब रेड हो रही थी तो उसमें एनसीबी के साथ 2 लोग और थे, एक किरण गोस्वामी और दूसरा मनीष भानुशाली। उन्होंने कहा कि ये एनसीबी के ऑफिसर्स तो थे नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं था एनसीबी के ऑफिस में क्या कर रहे थे। अगर इनको विटनेस भी माना जाए तो ये पूरा टाइम एनसीबी के ऑफिसर्स की तरह इधर से उधर क्यों घूम रहे थे। इन्होंने ये भी क्लेम किया कि मनीष भानुशाली तो बीजेपी पार्टी के हैं। हालांकि बीजेपी ने इस केस से अपना पल्ला झाड़ लिया। नवाब अली यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि समीर वानखेड़े उनकी सिस्टर यास्मीन वानखेड़े जो कि लॉयर भी हैं उनके साथ मिलकर ड्रग पैडलर्स के थ्रू लोगों से पैसा लेते हैं। और ये स्क्रीनशॉट समीर वानखेड़े की सिस्टर के शेयर किए गए हैं जिसमें उनकी सिस्टर और ड्रग पैडलर सलमान के साथ चैट्स हैं। हालांकि समीर वानखेड़े ने इस चैट को फेक बताया और यहां पे भी नहीं रुके नवाब मलिक। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े फेक कास्ट सर्टिफिकेट लगा के एससी कोटा लेके आईआरएस ऑफिसर बने हैं और ये डॉक्यूमेंट आउट किया। इसके जवाब में समीर वानखेड़े ने कोतवाली रजिस्टर्ड कॉपी और अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिया और समीर वानखेड़े को कोर्ट से भी इस चीज को लेके क्लीन चिट मिल गई थी। इसी बीच में एक नीरज यादव नाम का आदमी जो कि भोपाल का रहने वाला है वो इंडिया टुडे टीवी को कहता है कि उसने ही किरण गोस्वामी और मनीष भानुशाली को टिप दिया था कि कॉर्डेलिया क्रूज पे ड्रग्स यूज होने वाले हैं। नीरज का कोई दोस्त था जो उस क्रूज में जा रहा था, वहीं से उसको पता चला कि यहाँ पे ड्रग्स यूज होने वाले हैं। अब ये जो स्टेटमेंट बताई बिल्कुल ही अलग थी। इस स्टेटमेंट से फिर से किरण गोस्वामी और जो मनीष के उनके ऊपर शक पैदा हो गया कि ये तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट विटनेस थे, लेकिन इनका नाम हर जगह पे क्यों आ रहा है। और यही वो टाइम था जब किरण और मनीष को लेके मीडिया के अंदर बहुत सारी बातें चल रही थी और किरण गायब भी हो गए थे। तो जो उनका बॉडीगार्ड था
प्रभाकर सेल वो डर गया। उसने कहा कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे मारा भी जा सकता है, इसलिए कोर्ट के अंदर उसने जितनी भी चीज़ें हुई थी वो सारी कुछ लिख के एफिडेविट लगा लिया और उसमें से ही मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। लेकिन आगे चल के उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, तो ये बात वहीं खत्म हो जाती है। अब देखिए जो केस था इसके लिए 3 अक्टूबर 2021 से लेकर 28 अक्टूबर 2021 तक कोर्ट के अंदर बहस चलती है। आर्यन खान के वकील कहते हैं कि आर्यन खान ने ना तो ड्रग्स बेचा, ना ही ड्रग्स लिया और ना ही उनके पास से ड्रग्स मिला, तो उनको अरेस्ट किस वजह से किया गया। वहीं एनसीबी के वकील कहते हैं कि उनकी चैट मिली है जिससे ये एस्टैब्लिश हुआ है कि वो ड्रग्स लेते हैं। काफी दिन तक कोर्ट में बहस होती है, लेकिन 28 अक्टूबर को मुंबई हाई कोर्ट बेल दे देती है। 29 अक्टूबर 2021 को फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं, जूही चावला आर्यन खान की गारंटर बनती हैं और 30 अक्टूबर को आर्यन खान बाहर आ जाते हैं। अब देखिए इसको अगर आप नेशनल लेवल के इंसिडेंट की तरह देखते हैं तो 1800 लोगों की शिप में जितना ड्रग मिला वो काफी कम था। कायदे में आर्यन खान अगर शाहरुख खान के बेटे नहीं होते तो आर्यन खान को बेल बहुत जल्दी मिल जाती, लेकिन जानबूझ के आर्यन खान को 30 अक्टूबर तक फंसाया गया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ा, एनसीबी के ऊपर क्वेश्चन उठने लगे कि एक तरफ 13 ग्राम ड्रग्स यानी कि 2 से 2.5 चम्मच और 21 ग्राम गांजा यानी कि 4 से 5 चम्मच जितना गांजा मिला। इस चीज को लेके इतने दिन से इतनी बड़ी न्यूज बन रही है, जो कि अच्छी चीज है, सबको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन पहली चीज, आज तक जितने भी स्टार इन्होंने पकड़े हैं किसी को भी ये सजा नहीं दिलवा पाए। कुछ दिन इनको लाते हैं ये लोग, मीडिया में खबरें बनती हैं और उसके बाद ये छूट जाते हैं। दूसरी चीज, उसी टाइम पे अडानी के मुंद्रा पोर्ट पे 3000 केजी का ड्रग्स पकड़ा गया था जिसकी कीमत करीब 21,000 करोड़ की थी। उसमें कौन इन्वॉल्व था ये लोग आज तक नहीं पकड़ पाए और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हुई और न्यूज ने भी ज्यादा कवर नहीं किया। वहीं ये 5 से 10 ग्राम के पीछे ऊपर से नीचे तक सबको ही लगे हुए हैं। असली कार्रवाई इनको जहां पे करनी होती है वहां पे ये नाकामयाब रहते हैं, इसलिए इनके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि ये अमीरों को पकड़ते हैं जिनको अपना नाम खराब होने का डर है, उनसे पैसा लेते हैं और इसी चीज को लेकर सीबीआई ने एफआईआर भी की है। तो देखिए 30 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान को बेल मिल जाती है और सेम ईयर 2021 दिसंबर में वानखेड़े को एनसीबी से हटा के चेन्नई ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इनके ऊपर बैकडोर से इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। अभी इसी साल लास्ट मंथ 12 मई 2023 को सीबीआई ने समीर वानखेड़े के घर 13 घंटे तक रेड मारी चेन्नई के अंदर और 10 से 12 ऑफिसर्स कई सारे डॉक्यूमेंट्स और एक प्रिंटर लेके इनके घर से निकले। सीबीआई टोटल समीर वानखेड़े की 29 लोकेशन पे सर्च मार चुकी है। दिल्ली, मुंबई, रांची, कानपुर, हर जगह। पिछले 5 साल में इन्होंने 5 इंडिया से बाहर ट्रिप्स करी हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है। इनकी कई सारी प्रॉपर्टी हैं उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। इनका कोई बार भी है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और सीबीआई का मानना है कि इन्होंने 25 करोड़ रुपए मांगे हैं शाहरुख खान से उनके बेटे को छोड़ने के लिए और जानबूझ के आर्यन खान को लंबे टाइम तक फंसा के रखा। इसको लेके सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है समीर वानखेड़े के खिलाफ। ये ओरिजिनल एफआईआर की कॉपी है और सीबीआई अभी ये भी चेक कर रही है कि उस दिन 14 लोगों को जो पकड़ा था उनमें से 6 लोगों को छोड़ दिया था। उनका नाम अभी तक नहीं बताया, तो क्या उनसे भी पैसे लेके छोड़ा था या फिर बिना पैसे लिए छोड़ा था। जैसे सीबीआई ने रेड मारना चालू किया और एफआईआर करी समीर वानखेड़े के खिलाफ, समीर वानखेड़े ने अपने बॉस जो एनसीबी में उस टाइम पे हेड थे उनकी उस टाइम की जितनी भी चैट हुई थी व्हाट्सएप पे वो सारी पब्लिक कर दी हैं। और जैसे ही ये चैट पब्लिक हुई इनके बॉस भी दिक्कत में आने लगे हैं। बेसिकली जब आर्यन खान 2 अक्टूबर को पकड़ा गया था उसके 2 से 3 दिन तक समीर वानखेड़े और उनके 4 बॉस कॉन्टिन्यूसली टच में थे। ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, मुत्था अशोक जैन, एसएन प्रधान और संजय सिंह, ये उनके उस टाइम के व्हाट्सएप के चैट हैं। एक बार आप पढ़ लेना। बेसिकली इन चैट्स और रिपोर्ट्स को देख के आपको ये समझ में आएगा कि आर्यन खान को जब पकड़ा गया था वो 1-2 दिन में छोड़े जा सकते थे, लेकिन जानबूझ के ज्यादा टाइम तक जेल में रखने के लिए मुत्था अशोक जैन जो कि समीर वानखेड़े के बॉस थे उन्होंने कहा था कि कैसे भी आर्यन खान छूटना नहीं चाहिए, इंक्वायरीज और करनी होगी, अभी इंटरनेशनल कनेक्शन बन रहा है। ये सब कर करके इन्होंने आर्यन खान को काफी टाइम तक ऑर्थर जेल में रखा और समीर वानखेड़े ने ये सारी चैट लीक कर दी हैं। आप ये सारी चैट्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमारे देश के इतने बड़े बड़े ड्रग्स के केसेस को छोड़ के जो हमारे देश के इतने बड़े बड़े एनसीबी के ऑफिसर्स हैं वो 5 ग्राम और 10 ग्राम के केसेस में लगे हुए हैं और रात दिन इस पे चैट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप चैट में आप पढ़ोगे तो ये भी लिखा है कि एनसीबी इस समय ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई ने एफआईआर लगाई है और जो ये समीर वानखेड़े वगैरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इनकी सैलरी भी ज्यादा नहीं है, उसके हिसाब से जितनी इनकी संपत्ति निकली है समीर वानखेड़े बहुत ही बुरा फंसने वाले हैं। और ये जो चैट समीर वानखेड़े ने शेयर करी है उससे ये भी लगता है कि इनके जो बॉस हैं वो भी दिक्कत में आने वाले हैं। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि कुक्कू एफएम की ऑडियो बुक अम्मा जयललिता कैसे बनी, एक फिल्म सितारे से सियासत की सरताज, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार आप जरूर सुनिएगा। थैंक यू।